नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार मैंने आपको बता देना चाहता हूं क्लास को शुरुआत करने से पहले कि मैंने एक डिसीजन लिया हुआ है ये कोरोना एपिडेमिक कोरोना महामारी को देखते हुए कि देखिए आपसे और हमारी बीच संबंध हमेशा बना रहे। इस वजह से मैंने यह निर्णय लिया है कि सारी के सारे लगभग 15 तारीख तक या 16 तारीख तक रिकॉर्डेड वीडियो आपको बना करके मैं केवल दे पाऊँगा, लाइव नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोग अपना प्यार बरसाइए, दुलार दीजिए हमें। क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास की संख्या को थोड़ा-सा बढ़ाने का प्रयास करिए। देखिए, अगर हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, कमाएँगे, खाएँगे, हम लोग भी कमाएँगे, हम भी कमाएँगे, खाएँगे, है कि नहीं है? इस वजह से आप सभी लोग अपने घर पर रहिए, क्लास आपका बिल्कुल छूटेगा नहीं। क्लास आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है? क्लास आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, केवल संडे को छुट्टी रहेगी बस। सिर्फ केवल संडे को क्लास आपकी नहीं रहेगी, बाकी पर डे आपकी क्लास रहेगी। 24 घंटे में केवल आपको 25 से 30 मिनट देना होगा। केवल कब टाइमिंग आप जान लीजिए, सुबह 7 बजे एमपी ऑनलाइन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे, ठीक है? कितने? 7 बजे, ठीक है? बात समझ में आ गई? एक जानकारी तो ये हो गई। दूसरी जानकारी मैं आपको ये बता दूं, आप सभी लोग बिल्कुल भी देखिए इतनी ज़्यादा जो है संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं, फिर से वही स्थिति आ गई, ठीक है? फिर से वही महामारी फैल गई है, फिर से गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। आप सभी लोग बिल्कुल भी हँसी मज़ाक में ना लीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ कर के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का ख़याल रखिए। आप खुद अपने अंदर सुधार लाएँगे, तो सभी लोग सुधर जाएँगे ऑटोमेटिक, ठीक है? तो क्लास को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक जानकारी और बता दूँ मैं आपको कि देखिए यह क्लास आपकी मैंने बता रखा है आपको पहले से ही कि रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी। इसमें आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन मैं दूँगा और यह श्रृंखला जो यह प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी रहेगी करंट अफेयर और जीके की, आपके सामने क्वेश्चन मैं दिखाऊँगा, क्वेश्चन का आंसर केवल बताते चलूँगा। यानी कह लीजिए कि प्रश्न उत्तर पर केवल विशेष बात नहीं होगी, केवल प्रश्न उत्तर पर चर्चा होगी, ठीक है? आप सभी लोगों के सामने प्रश्न को मैं दिखाने के बाद बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं। 5 सेकंड 5 से 7 सेकंड का मैं समय भी दूँगा आप सभी लोगों को उत्तर देने के लिए, कमेंट करने के लिए। आप लोग बिल्कुल आराम से चीज़ों को देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझ कर के आंसर दीजिए, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है? Today I give thanks to everybody, everyone which is supporting of my life, which is part of my life journey। कहने का मतलब ये है कि मैं आज से सभी लोगों को थैंक्स देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे जीवन में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या है कि थैंक्स दे दें पता नहीं अल्लाह का चलिए ठीक है क्लास को हम शुरुआत करते हैं और क्लास को शुरुआत कर देते हैं और आपके सामने आपका रहा आपका ये पहला प्रश्न, ठीक है? प्रश्न को बड़ी सहजता से, ध्यान से, अच्छे से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न वो आएगा, केवल बात जो होगी, चर्चा होगी हमारी, केवल प्रश्न उत्तर पर चर्चा होगी। उसके बाद प्रश्न का उत्तर बताते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और आपके पास प्रश्न को दिखाने के बाद स्क्रीन से मैं हट करके 5 से 7 सेकंड आपको समय भी दूँगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आराम से क्वेश्चन को देते करिए और वीडियो को थोड़ा-सा लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, संख्या बढ़ाने का प्रयास करिए, ठीक है दोस्त? चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहला इस क्वेश्चन से और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। सभी लोग पढ़ भी चुके होंगे, मुझे पता है मेरे पढ़ने से पहले आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं तुरंत कमेंट करिए, जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखे, आप समझिए कि हमारे पास यह एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है सीट है। समझिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एक प्रकार से कह लीजिए सीट है, ठीक है? या आप कह लीजिए कि आपकी सैलरी है, ठीक है? सैलरी आपके सामने दिख रही है और ठीक उसी प्रकार से इस तुरंत जो है प्रश्न को पढ़िए, आराम से उत्तर देते चलिए। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहला प्रश्न ये रहा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब 634 ईस्वी में किस नदी के तट के किनारे पर पराजित किया था? गंगा नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी।
जल्दी से आप सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी लोगों को मैं वेट कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया 5 सेकंड का आपके पास समय है। स्क्रीन से मैं साइड हट जाता हूं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज कमेंट फास्ट। बिल्कुल आप समय न लीजिए, जितना जल्दी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी, क्योंकि मुझे आप समय किस में लगता है, आपका, आपके उत्तर को, आपके रिप्लाई को इंतजार करने में। और अगर आप जल्दी जल्दी बताते चलेंगे तो फटाफट हम क्लास की श्रृंखला को जल्दी जल्दी बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय भी था जो आपका बीत चुका है। और इस प्रश्न का उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, जो कमेंट कर रहे होंगे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। कब हराया था, 634 ईस्वी में, ठीक है। 3-3 प्रश्न बन रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय, अगर आपसे पूछे कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया था, तो हर्षवर्धन में। समय पूछे तो समय बता दिया। अगर आपसे दोनों चीज दे लिए और ये पूछ ले कि कौन पराजित हुआ था, कौन जीता था, तो आप सभी लोग ऐसे ही प्रश्न में एग्जाम में घुमा फिरा करके हार जीत सन पूछ लिया, ठीक है, नदी पूछ लिया। तो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, अमरकंटक में। कहाँ पे, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे है, अमरकंटक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। बात समझ में आ गई। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, अमरकंटक में। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम है। और जो है आपका मध्य प्रदेश में यह स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। और नर्मदा नदी के किनारे ही जबलपुर, कौन सा, जबलपुर। जबलपुर आपका जो बसा है, यह मध्य प्रदेश का एक जिला है मध्य प्रदेश का, वो नर्मदा नदी के तट पर ही बसा है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने उपस्थित रहा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन किस जगह करता था। हर्षवर्धन था जो वो धार्मिक सम्मेलन करता था प्रत्येक 5 साल, तो वह किस जगह पर करता था, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैं साइड हट जा रहा हूं। आप सभी लोग जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। जल्दी से आप बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। उसके बाद फटाफट हम आगे चीज बताते हुए बढ़े जल्दी से। आप सभी लोगों के आंसर आ रहे होंगे, कुछ लोग आंसर सही दे रहे होंगे। जिसका प्रयाग में आंसर आ रहा होगा, यानी सी जिसका आंसर आ रहा होगा, उसका उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद जो है धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ पे, प्रयागराज, प्रयाग में कह लीजिए। जो जिसका नाम जो है इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद था। अब उसका नाम बदल करके प्रयागराज में कर दिया गया है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। गंगा, आप सभी लोगों को पता होगा, गंगा, यमुना और कौन सी, सरस्वती, ठीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती। अब बात आती है भैया, गंगा यमुना जो है 2 नदियां दिखती हैं, 2 नदियों का संगम दिखता है, पर सरस्वती नदी को जो है विलुप्त माना जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल बाद कहाँ पर धार्मिक सम्मेलन करता था, प्रयाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर कितना होता था। भू राजस्व कर, भूमि पर जो है भू राजस्व कर जो है, भू राजस्व का दर कितना था, यानी वो कितना परसेंट जो है कर लेते थे, 1/6, 1/1/3, 1/4 या आधा भाग। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए, कमेंट करिए फटाफट। आप सभी लोग परेशान ना होइए बिल्कुल भी। आपकी जो है क्लास है स्टैटिक जीके की है, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपके सारे सब्जेक्ट कवर अप होते हैं, ठीक है। आप परेशान ना होइए। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स से सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। और ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जितने भी स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है, यानी आपके बैक ईयर पेपर से क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित दे रहा हूं। आप लोग समझिए इस चीज को, और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या हो जाएगा। जिन लोगों का 1/6 भाग आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कितना, 1/6 भाग जो है हर्षवर्धन जो है कितना जो है लेता था, भू राजस्व दर क्या कितना लेता था, 1/6 भाग, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था।
पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नरवर्धन, सिंह विष्णु, शोभराज या अलाउद्दीन आलम शाह। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। देखिए, ऑप्शन रखते समय मैं बिल्कुल कठिन ऑप्शन भी नहीं रखता हूँ जिससे कि आप छटनी वगैरह न कर पाएँ, काट न पाएँ कि हाँ यार ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन को मैं थोड़ा-सा ईज़ी रखता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट को अच्छे से कर लीजिए। तो आप सभी लोग बताइए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ए, बी, सी, डी। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, ठीक है? जल्दी से बताइए। आप सभी लोग जो लोग भी उत्तर दे रहे होंगे सिंह विष्णु यानी बी, आपका बी फॉर बॉल, आपका जो आंसर दे रहे होंगे सभी लोगों का उत्तर वो सही है। ठीक है, क्लास को एक बार थोड़ा सा दोस्त शेयर कर दीजिए हमारे लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा? 5वां। ठीक है, पल्लवों की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? पल्लवों की राजधानी। देखिए, आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन लेकर के ही आता हूँ। 10 क्वेश्चन लाने का उद्देश्य क्या होता है कि आप लोग कम जितना पढ़िए क्लियर पढ़िए, जो भी जो है आप समझिए क्लियर समझिए। ठीक है, अब आपके सामने मैं 100 प्रश्न ला दूं, 50 प्रश्न ला दूं और आपको उसको बताऊं, पता चला कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए मैं बिल्कुल 15 से 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाने का ट्राई करता हूं, कोशिश करता हूं, हमारी यही प्रयास रहता है। और मैं यही सोचता हूँ कि 10 क्वेश्चन डेली अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें समझिए कि गुणा करिए। अगर आप डेली पढ़ते हैं 10-10 प्रश्न तो 100 दिन में 10 का गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, 200 में करेंगे तो कितना 2000 हो जाएगा। समझिए 3000 कितने सारे जो है 3600 लगभग क्वेश्चन आपके एक साल में तैयार होंगे। बात समझ में आ गई। और कभी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए तो जो भी आपके एग्जाम में, मान लीजिए आप एसएससी का दे रहे हैं, एक मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल मान लीजिए, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हैं। उसमें क्या आती है? मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और आपका कौन सा आता है? इंग्लिश आती है। 4 सब्जेक्ट आता है। चारों सब्जेक्ट 25-25 नंबर के होते हैं। आप सोचते हैं कि मैं मैथ से और जीएस से और रीजनिंग से कवर कर लूंगा, इंग्लिश हमारी थोड़ी सी वीक है और उससे कवर करके मैं बना लूंगा। ये गलती आप सभी लोग बिल्कुल ना करिए। अगर आप सभी लोगों का चारों में से कोई एक सब्जेक्ट है कमजोर है तो बिल्कुल आप उसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही जल्दी से सफलता दिलाने वाली चीज है। ठीक है, कि बहुत दुनिया भर की भीड़ में से अगर आपको एक अलग पहचान देने वाली चीज है तो वही है। ठीक है, वही है जिस पे आपको मेहनत करना है। जो आपका कमजोर है वहीं पे आप तैयारी करिए, उसी पे आप मेहनत करिए। निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द सफलता मिलेगी। ठीक है, आप रेगुलरिटी का चैन न तोड़िए। बिल्कुल आप बात समझिए, रेगुलरिटी का चैन आप बिल्कुल न तोड़िए। ठीक है, आप रेगुलर पढ़िए और जितने भी आपके एग्जाम में सब्जेक्ट आए बिल्कुल आप 2 प्रश्न ही पढ़िए, 3 प्रश्न पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए एकदम क्लियर पढ़िए। है तो है वाला फंडा अपनाइए। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके पल्लवों की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आप सभी लोग जल्दी से बताइए। आपके स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन रहा ये, कुछ लोग कमेंट कर भी दिए होंगे। तो इसका प्रश्न आपका कांचीपुरम है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? कांचीपुरम। कांचीपुरम जिसका आंसर आ रहा होगा वो आपका बिल्कुल सही है। ये कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पल्लव की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? तो कांचीपुरम थी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी? चेन्नई। बात समझ में आ गई। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। आप देखिए इसी में देख लीजिए, पल्लवों की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी। अब पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। है तो है। आप 3 ही प्रश्न पढ़िए, यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप 3 क्वेश्चन पढ़िए, पर जो पढ़िए क्लियर पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? जो नटराज की मूर्तियां हैं वो किस काल की हैं आपसे पूछ रहा है। चोल काल की, वैष्णव काल की, सैंधव काल की, उपरोक्त सभी। बता दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। आपकी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है, आप सभी लोग क्वेश्चन को देने का प्रयास करिए। गलती हो या सही आप सभी लोग आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, आप सभी लोग आंसर जरूर किया करिए। गलती हो या सही आप सभी लोग आंसर जरूर किया
सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ सभी लोग बता रहे होंगे। तो छठे का जो लोग चोल काल की, यानी ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जो ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमेरिका आंसर दे रहे हैं उनका सही है, ठीक है। नटराज की मूर्तियाँ किस काल की हैं? चोल काल की हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आपकी आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है समझिए। मैं कितना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि आपसे हमारी दूरी न बने, आपका क्लास न छूटे, आप डेली हमसे जुड़े रहें, आप पढ़िए धीरे धीरे। आपकी जो है अब तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक दिन आलस से करता हूँ तो मेरा लॉस नहीं, बिल्कुल आपका लॉस होता है। आप बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, ठीक है। कितने सारे लोग वीडियो देखते हैं हमारी, तो उन सभी लोगों का लॉस होता है। भले ही आप सभी लोगों की लाइव की संख्या कम रहती है, लेकिन आपकी जो वीडियो है, मानते हैं आप हमसे 50 लोग ही जुड़े हैं, लेकिन जुड़े हैं कि नहीं है। अब समझिए कि 50 लोग आप लोग हमसे दूर हैं। अगर आप हमारे सामने 50 लोग 100 लोग बैठ जाइए तो कितनी सारी ज़्यादा संख्या लगेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यही मैं सोचता हूँ कि अगर मैं क्लास को नहीं लेता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, तो उसमें आपकी आपका लॉस नहीं। आपका तो चलिए आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका लॉस होगा ही, लेकिन हमारा लॉस नहीं बल्कि आपका लॉस होगा। ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। इसी वजह से समझिए कि आता हूँ, पूरा मैटर तैयार करवाता हूँ, समझ रहे हैं। ये पूरी टाइप होती है, टाइप होने के बाद इसका करेक्शन होता है, करेक्शन के बाद जो है आपके इतनी सारी वीडियो देख ही रहे हैं, मैं बना ही रहा हूँ। कितनी सारी मेहनत की जा रही है। इस मेहनत को थोड़ा-सा आप सभी लोग प्यार करिए, दुलार दीजिए थोड़ा-सा। क्लास की संख्या को थोड़ा-सा बढ़ाने का प्रयास करिए, ठीक है। बड़ी मेहनत की जाती है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। चलिए, आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग, मैं आपको बोलता हूँ ना कि विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट डू इट। मतलब आपके सहारा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, जो कुछ भी हूँ, आप जो कुछ बनूँगा, जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ, ठीक है? और आगे भी जो बनूँगा, वो आपकी वजह से बनूँगा। समझ रहे हैं? मैं कुछ भी आपके सिवा, यानी मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। बात समझ में आ गई? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? थोड़ी-सी क्लास में हँसी-मज़ाक, थोड़ी-सी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी-सी बोरिंग क्लास लगने लगती है। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? एग्री विद दिस एग्रीमेंट कि नहीं? बताइए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम, कृष्णदेव राय, दंती दुर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? कौन था? ए बी सी डी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए, जो लोग सी आंसर दे रहे होंगे, सी फॉर चेन्नई, ठीक है, सी फॉर चेन्नई आपका दंती दुर्ग, जो ये दे रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी फॉर चेन्नई आपका बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, वो कौन था? दंती दुर्ग था। है तो है वाला फंडा अपनाइए भाई। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बदल तो नहीं जाएगा ना भैया? ये सब सारी की स्टैटिक जी के हैं कि नहीं? बदलेगा तो नहीं ना ये कि कोई और हो जाएगा, ठीक है, जिंदा होकर के फिर से सारी शासन वगैरह चलने लगी, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो है वाला फंडा अपनाइए। दंती दुर्ग है तो है। चलिए, सी बिल्कुल सही उत्तर है। 8वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी निम्नलिखित में से क्या थी? यहाँ पे राजधानी आपसे पूछ लिया, आप बता दीजिए राजधानी क्या थी? मान्यखेट, पेनुकोंडा, हम्पी, विजयनगर। आप सभी लोग जल्दी से बताइए। 8वें प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? इनमें से बता दीजिए कि कौन सी राजधानी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, बता दीजिए। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास मैं पर्याप्त समय भी देता हूं बताने के लिए। स्क्रीन से मैं हट जाता हूं ताकि आप सभी लोगों को साफ साफ स्क्रीन पर जो प्रश्न है वो दिखे, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो कौन सा था? तो वो आपका मान्यखेट, यानी ए फॉर अमेरिका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? मान्यखेट आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट थी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहे हैं कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी आप बताइए। अलवय या द्वार समुद्र, वातापी या कन्नौज। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहेंगे। कोई भी हिस्ट्री की क्वेश्चन, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, स्पोर्ट्स की, कह लीजिए खेल संबंधित सारी चीज़ें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने छूटेगा नहीं आपसे।
मैं पूरा का पूरा प्रश्न आपको कराऊंगा, ठीक है। और ये सारी के सारे क्वेश्चन आपके बैक ईयर पेपर के हैं। जल्दी से बताइए, चालुक्यों की राजधानी थी। सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो इसका वातापी यानी आपका सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी, ठीक है। दो नाव पे पैर कभी न रखिए। ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना वो कि दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम, बिटवीन टू स्टूल वी कम टू द ग्राउंड, ठीक है। समझ रहे हैं? तो दो दो चीजों पर पैर न रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न जो आपको मैं आपको डेली होमवर्क में देता हूं, 10वां प्रश्न। कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं उनको तो मैं सराहनीय दे रहा हूं, उसको सराहा करता हूं उनको, ठीक है। मैं कमेंट को देखता हूं सभी लोगों का। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सीरियसली के साथ किया करिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो आपके पास आज के ज़माने में भाई इतने सारे सुविधा फैसिलिटी बढ़ गई है। आप सभी लोग जो है इसको सर्च करके जो है कमेंट किया करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। क्या होगा कि आपको देखिए जो गतिविधियाँ होती है ना, सर्च करने की जो सर्चिंग गतिविधि होती है, सर्चिंग जो एक्टिविटी होती है, उससे आपको प्रश्न याद हो जाता है। आप जाएँगे, ये सारे प्रश्न आप गूगल पे लिखेंगे, उसको सर्च करेंगे, इससे संबंधित कोई चीज़ नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, कोई और चीज़ खोलेंगे, फिर खोलेंगे। यानी जो आपकी कह लीजिए आप, ये आपका एक हार्ड वर्क होता है, जो आपकी एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी जो आपकी होती है सर्चिंग करने की, वो आपकी हार्ड वर्क होती है, ठीक है। लेकिन सीरियसली के साथ नहीं, सीरियसली के साथ ऐसा नहीं है भोकाल बनाने के लिए कि सर आंसर बोले हैं कमेंट करने के लिए, तो इसको गूगल पे सर्च करके कमेंट डाल दो, बस हो गया। मैं सीरियसली के साथ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग सीरियसली टू यू। मैं सीरियसली आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग इसको सर्च करिए, और सर्च करने के साथ इसको सीरियसली माइंड से सर्च करिए, माइंड से, ठीक है। भौकाल बनाने से कुछ नहीं होगा। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कल सुबह 7 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आकाश सर का सलाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशी रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपसे हमारी संबंध, हमारी जो है व्यवहार है, वो आपसे हमारा बना रहे, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। गुड लक।